हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। आठवें लेक्चर में हम यहाँ शुरू करेंगे क्या सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान क्या होता है हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं कि हम इसके प्रीवियस वाले छठे लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे। एक बार मैं रिपीट करूँगा कि उसमें हम पढ़े थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणुओं के लिए क्या क्या सिद्धांत दिए। उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ है द्रव्य है अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है। उसके बाद हमने पढ़ा था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद हमने पढ़ा था परमाणु भार। परमाणु भार में हम ये क्या क्या कैसे पढ़े थे कि जो 20वीं सदी पहले क्या होता था कि हाइड्रोजन को बेस मान के, हाइड्रोजन सबसे हल्का होता था, हाइड्रोजन को मानक मान के उसके सापेक्ष दूसरे परमाणुओं का भार निकालते थे। लेकिन अब क्या है वर्तमान में कि कार्बन 12 को मानक मान के कार्बन 12 के सापेक्ष दूसरे परमाणुओं का परमाणु भार निकालते हैं। उसके बाद पढ़े थे समस्थानिक। समस्थानिक में हम ये पढ़े थे कि एक समान ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार बदलता रहता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान रहता है। जैसे हम उदाहरण लिए थे कार्बन 12 के, कार्बन का, कि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 12C6, 13C6 और 14C6। इसमें कार्बन के 3 समस्थानिक हैं जिनको ये जो 12 है परमाणु भार दिखाता है और ये सब परमाणु क्रमांक दिखाता है। तो ये जो देखो बदल रहा है, परमाणु भार बदल रहा है, यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है। तीनों में क्या हो रहा है परमाणु भार बदल रहा है, लेकिन कार्बन का परमाणु क्रमांक तो हमेशा हर एक हालत में 6 ही होगा ना। और पढ़े थे संभारिक। संभारिक में क्या था कि संभारिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि संभारिक में क्या था कि परमाणु भार एक समान था लेकिन परमाणु क्रमांक बदलता है उनका। और पढ़े थे औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार में हम क्या पढ़े थे कि उनमें क्या होता है कि आपेक्षिक बाहुल्यता दी रहती है और परमाणु भार दिया रहता है, परमाणु द्रव्यमान दिया रहता है। तो क्या होता है कि आपेक्षिक बाहुल्यता अगर परसेंटेज में दी है तो उसको क्या करते हैं, परसेंटेज को हटाते हैं और 0.2 अंक पहले लाते हैं। फिर क्या करते हैं कि आपेक्षिक बाहुल्यता का गुणा करते हैं परमाणु द्रव्यमान में, अलग अलग अब गुणा करते हैं। उसके बाद सबको जितने रहते हैं सबको जोड़ लेते हैं। मैं एक फार्मूले के आधार पर फार्मूला बताया था कि A1M1 प्लस A2M2 प्लस A3M3। उसके बाद तीनों को कह रहा हूँ सबको जोड़ लेते हैं, जितने रहते हैं 3 तक ही नहीं, जहाँ तक ये रहेगा डॉट 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 जितना रहेगा दोनों का गुणा करके आपस में पूरे को जोड़ लेते हैं। तो भाई क्या होता है औसत परमाणु भार निकल जाता है। उसके बाद पढ़े थे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान में क्या था कि जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होता है अलग अलग जोड़ लिया जाता है। जैसे जितने उसके परमाणु उपस्थित हैं उसका गुणा करके अलग अलग जोड़ लिया जाता है। जैसे हम निकाले थे इसका ग्लूकोज का निकाल के मैं दिखाया था। हम और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ अमोनिया का निकाल रहे हैं, अमोनिया का परमाणु भार वो अणुभार निकालना है हमें, आणविक द्रव्यमान NH3। इसमें क्या करेंगे ये नाइट्रोजन का कितना होता है 14। नाइट्रोजन के इसमें कितने परमाणु हैं, एक ही परमाणु है तो कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस हाइड्रोजन के 3 है तो 3 और गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, कितना होगा 14 प्लस 3 17 हो गया। इसी तरह और एग्जाम्पल लेते हैं, निकालते हैं बेंजीन का C6H6। ये बेंजीन होता है। अभी तो नाम पे मत जाओ, केवल हमें अणुभार निकालना है, आणविक द्रव्यमान। कार्बन के इसमें कितने परमाणु हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 6 गुणे कार्बन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन 6 है गुणे हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 12 छंग 72 6 78 हुआ। और हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2HCO3। यहाँ सोडियम के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन का 1 है और कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 3 हैं। तो यहाँ क्या करेंगे कि 2 गुणे
सोडियम में कितना होता है 23, प्लस हाइड्रोजन कितना 1 है, हाइड्रोजन परमाणु भार 1 होता है, प्लस क्योंकि 1 है तो गुणा करने की जरूरत है नहीं, प्लस कार्बन में कितना होता है 6 होता है, सॉरी 12 होता है, 6 कह रहा हूँ, 12 होता है कार्बन का, प्लस और ऑक्सीजन कितना होता है 3 गुणे 16, तो जब पूरा जोड़ेंगे कितना होगा 23 दूनी 46, 147 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा 47 12 48, 47 12 48 हो जाएगा 8 2 10 7 17, 4 1 5 4 9 1 10, 107, 8 2 10 7 17, 4 4 8 1 9 1 10, कितना हुआ 110, सॉरी 107। फिर निकालते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये इसका CuSO4.5H2, इसका नाम क्या है कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, मतलब पेंटा हाइड्रेट 5 जल है ना, जल को हाइड्रेट, तो कॉपर कॉपर कितना होता है 63.5, प्लस सल्फर कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, 4 गुणे 16, प्लस ये जो 5 है ये गुणे में रहेगा, सबके गुणे में रहेगा, चाहे जल का जानते हैं कितना होता है कि 18 होता है, डायरेक्ट गुणा कर दें, नहीं तो इसका पूरे में गुणा रहेगा, ब्रैकेट लगा के। हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस का 16, कितना हो जाएगा 32 प्लस 63.5 प्लस 16 चौका 64 प्लस कितना होगा 16, ये 16 2 18 पंचे 90, अब पूरा जोड़ लेंगे, फिर से मैं जोड़ूंगा यहाँ पे, कितना हुआ 32 प्लस 63.5 प्लस का 64 प्लस का 90। मैं ये सोच रहा हूँ मतलब सीख जाओ आप लोग निकालना, बस बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, इसीलिए मैं ढेर सारी एग्जाम्पल करा रहा हूँ जिसे सीख जाओ आप लोग जल्दी से। तो 90 और 64 154 प्लस 32 बराबर कितना आएगा 249.5। अब निकालते हैं चीनी का, C6H12, ये तो ग्लूकोज है, चीनी का निकालते हैं, चीनी का निकालना, C22, अरे यार C12H22O11, ये होता है चीनी, गलत टाइप हो गया था। तो इसमें क्या करेंगे 12 12 कार्बन के परमाणु हैं, तो 12 गुणे 12 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, प्लस 22 गुणे हाइड्रोजन कितना 1 होता है, प्लस 11 गुणे ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, तो 12 बराबर हम में 144, 22 और 16 गुणे 11, 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11, 16 एकम 16, 16 एकम 16 एक 17, 176, तो कितना हो 4 2 6 6 12, 7 2 9 4 13 14, 1 1 2 1 3, कितना होगा 342। चीनी का कितना होगा 342। उसके बाद हम निकालते हैं बोरेक्स का, बोरेक्स का फार्मूला मैं बता दूं, Na2B4O7.10H2O,
ये थोड़ा अगर इसको निकाल लो मतलब ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Na2 में सोडियम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 गुणे सोडियम कितना होता है 23, प्लस बोरॉन 4 गुणे बोरॉन में कितना होता है 11, प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है 16, प्लस 10 H2O को हम निकाले थे कितना होता है 18, ऐसे डायरेक्ट ही गुणा कर दो पूरा। तो 23 दूनी 46, ये 46 हो गया, ये हो गया कितना 11 चौको 44, ये हो गया 16 इंटू 7, 16 सत्ते 112 और 18 दहम्मा 180। अगर पूरा जोड़ेंगे क्या था 44 प्लस का 46 प्लस का 112 प्लस का 180, तो कितना होगा 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12, 4 4 8 8 16, 1 17 1 18, 1 17 1 18 और 1 1 2 1 1 2 1 हासिल 3 382 बराबर कितना आया 382। अब आप लोग निकाल लोगे क्योंकि मतलब मैंने एग्जाम्पल अच्छे अच्छे करा दिए हैं तो अब सीख गए होंगे आप लोग। चलो अब आते हैं यहाँ पे सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान क्या होता है कि कुछ पदार्थ जैसे क्या होता है कि कुछ पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है, कुछ पदार्थ है जैसे सोडियम क्लोराइड, उनकी घटक इकाइयों के रूप में विविक्त अणु उपस्थित नहीं होते हैं। उनकी घटक इकाइयों के रूप में विविक्त अणु उपस्थित नहीं होते हैं, कहने का मतलब कि वे जो होते हैं एक अणु के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं। उनके जो घटक अणु, उनके जो जिन अणुओं से वो बने होते हैं वो एक अणु के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे यौगिकों में धनात्मक और धनात्मक सोडियम और ऋणात्मक क्लोराइड। सोडियम पे क्या होता है धनावेश होता है, धनात्मक चार्ज होता है, और क्लोरीन में क्या होता है ऋणात्मक चार्ज होता है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे यौगिकों में धनात्मक और सोडियम और ऋणात्मक क्लोराइड कण त्रिविमीय संरचना के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। ऐसे जो होते हैं वो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड की संरचना बनी है ये 3D में बनी है, त्रिविमीय में बनी है, 3D में बनी है। तो इस प्रकार सूत्र जैसे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है। तो इनका जो प्रयोग किया जाता है सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है, ना कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए किया जाता है, ना कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम के अणु उपस्थित नहीं होते हैं। ठोस अवस्था का जो 3D यहाँ डायग्राम बना है ये सोडियम क्लोराइड का, ये ठोस अवस्था में बना है। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम के अणु उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे हम क्या करते थे कि वहाँ के H2 लिए थे, O2 और H2O बनाए थे तो वहाँ का हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड के अणु उपस्थित नहीं होते हैं। अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान, सोडियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, वो सूत्र इसका क्या निकलता है अणु सूत्र नहीं निकलता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान निकलता है, अणुभार नहीं निकलता है। और अणुभार यह इसका सूत्र द्रव्यमान कैसे निकलेगा, जैसे हम उसका परमाणु द्रव्यमान वो परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के निकालते नहीं थे कि जितना इसका यहाँ सोडियम क्या होता है NaCl, तो Na का कितना होता है 23 होता है परमाणु भार, प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है। तो वही निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिए हैं तो 58.5 आ गया U। कहने का मतलब कि जैसे सोडियम क्लोराइड है ये आयनिक यौगिक है क्योंकि इसमें आयन उपस्थित हैं। तो आयनिक यौगिकों के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग आणविक द्रव्यमान के स्थान पर किया जाता है। यहाँ पे जो सूत्र इकाई द्रव्यमान निकाल रहे हैं सूत्र द्रव्यमान,
इसका उपयोग जो है आणविक द्रव्यमान के स्थान पे किया जाता है। वहाँ पे हम लोग क्या निकालते थे, आणविक द्रव्यमान। लेकिन इसमें आयनिक में क्या आयनिक यौगिक में क्या करते हैं कि आणविक द्रव्यमान नहीं निकलता है, इसका क्या करते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान की तरह सूत्र इकाई द्रव्यमान यौगिक के वर्तमान परमाणु के द्रव्यमान का योगफल है। मतलब कि कह रहे हैं आणविक द्रव्यमान की तरह है, सूत्र द्रव्यमान का उपयोग भी, सूत्र द्रव्यमान जो निकालते हैं इसका भी वर्तमान परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योगफल होता है। जैसे मतलब वो निकालते थे आणविक द्रव्यमान, वैसे निकालेंगे सूत्र द्रव्यमान। अब पढ़ेंगे मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। मोल संकल्पना में देखते हैं कि परमाणु और अणु आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु और अणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में भी उनकी बहुत अधिक संख्या होती है। परंतु किसी पदार्थ की बहुत कम मात्रा में, किसी पदार्थ की बहुत सूक्ष्म मात्रा में ही उसमें बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। उनकी जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। इतनी बड़ी संख्याओं के साथ काम करने के लिए इतने ही परिमाण के एक मात्रक की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी संख्या के साथ जैसे काम करना है, मतलब कि इतनी बड़ी संख्या के साथ काम करने के लिए इतने एक मात्रक की आवश्यकता होती है, एक मात्रक चाहिए हमें। जिस प्रकार हम 12 वस्तुओं के लिए एक दर्जन, जैसे हम 12 वस्तुओं के लिए एक दर्जन, 20 वस्तुओं के लिए एक स्कोर और 144 वस्तुओं के लिए एक ग्रोस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अति सूक्ष्म स्तर पर कणों, जैसे अति सूक्ष्म मतलब बहुत सूक्ष्म कणों के लिए, जैसे अणु परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों के लिए को गिनने के लिए मोल की धारणा का उपयोग किया जाता है। मोल क्या है कि मोल जैसे एक दर्जन, ये क्या है, एक गणनात्मक वो है कि एक दर्जन मतलब एक दर्जन पता चल रहा है कि इसमें 12 चीज़ होता है, तो ऐसे एक मोल क्या है, यह भी गिनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं कि को गिनने के लिए मोल की धारणा का उपयोग किया जाता है। एसआई मात्रक में मोल को किसी पदार्थ की मात्रा व्यक्त करने के लिए 7 आधार राशियों में सम्मिलित किया गया है। वहाँ पे बताया था ना कि मोल जो होता है एसआई मात्रक है, और पदार्थ की मात्रा, इसका जो मात्रक होता है पदार्थ की मात्रा से वो करते थे। मोल का मतलब वो होता है मोल मात्रक। किसी पदार्थ का एक मोल, अब यहाँ देखो एक मोल है क्या, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं, जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में। क्या कह रहे हैं कि यहाँ से समझो कि जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं, जैसे कि 12 दर्जन हम कहते हैं, सॉरी 1 दर्जन, तो इसमें कितने कण उपस्थित हैं, 12। 1 दर्जन में 12 कण उपस्थित हैं, ऐसे समझ लो। तो जितने, एक मोल भी कैसे क्या है, एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं कि जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है। ये होता है एक मोल। यहाँ ध्यान देने की बात है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान रहती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या हमेशा क्या होती है, समान रहती है। जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, तो मतलब जैसे 12 केले कह रहे हैं तो उसमें 12 केले एक समान हैं, तो वही कह रहे हैं किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या सदैव समान होगी, भले ही वह कोई भी पदार्थ हो। इस संख्या के सही निर्धारण के लिए कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मापी द्वारा ज्ञात किया गया, जिसका मान 1.992648 × 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ये कहाँ से मिला, ये मतलब प्रायोगिक मान है। ये प्रायोगिक मान है किसका, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। ये कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान है।
कार्बन 12 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। कार्बन 12 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम होता है। अतः कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या इस प्रकार होगी। कार्बन 12 के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या इस प्रकार होगी, 12 ग्राम। उसके बाद इसमें जो प्रयोग से प्राप्त हुआ है इसका कार्बन 12 का द्रव्यमान, उससे भाग दे देंगे। तो इसमें कितने हो जाएगा कि इसमें कितने, 1 मोल में कितने परमाणु उपस्थित हैं, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो कितना आया? 6.0221367 × 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। इतने परमाणु 1 मोल में आए, मतलब इतने परमाणु 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं। 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और संकेत दिया गया। 1 मोल में कणों की संख्या कह रहे हैं इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको एक अलग ही नाम दिया गया, जिसे अमीदियो अवोगाद्रो के सम्मान में अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। उसी 1 मोल में जितने परमाणु होते हैं, ये कह रहे हैं कि 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग ही नाम दे दिया गया। 1 मोल में कितने कण होते हैं, जितने भी कण होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि इसको एक अलग ही नाम दे दिया गया, जिसे क्या कहते हैं? एक Na, अवोगाद्रो संख्या। इसको Na से डिनोट करते हैं, जिसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, Na से डिनोट होता है। Na बराबर क्या, एक Na बराबर क्या होता है? 6.221367 × 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में इतने हाइड्रोजन परमाणु होंगे। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में इतने हाइड्रोजन परमाणु होंगे। 1 मोल जल अणु में इतने 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे। 1 मोल सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड की इतनी सूत्र इकाइयाँ होंगी। देखो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे, वहाँ अभी सूत्र जब मैं निकाले थे ना, इसीलिए देखो सूत्र इकाइयाँ लिखा है। मोल को परिभाषित करने के बाद किसी पदार्थ या उसके घटकों के 1 मोल के द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। मोल को परिभाषित करने के बाद किसी पदार्थ या उसके घटकों के 1 मोल द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल के 1 ग्राम में, उसके 1 मोल के 1 ग्राम में जो द्रव्यमान रहता है उसे ही, उसका क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कह रहे हैं किसी पदार्थ के 1 मोल के 1 ग्राम में जो उसका द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, शुद्ध द्रव्यमान के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और शुद्ध द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? जितना जल का आणविक भार होगा, अणुभार होगा, आणविक द्रव्यमान होगा। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18, उसी के बराबर होगा। सोडियम क्लोराइड का कितना होगा? 58.5, अभी निकाले थे ना। इसका जो मात्रक होगा, मोलर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? मोल इनवर्स प्रति मोल। 1 मोल मतलब 1 मोल ग्राम में। यहाँ देखो इस परिभाषा से खुद ही समझ में आ रहा है कि इसका मात्रक क्या होगा। किसी पदार्थ के 1 मोल के 1 ग्राम में उसका जितना द्रव्यमान होता है, मतलब प्रति मोल ग्राम में उसका व्यक्त द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? प्रति मोल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिशत संगठन। थैंक यू।